नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य अध्ययन मंत्र पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही लगे रहिए, रुकना नहीं है आप लोगों को, तैयारी करते रहना है। एग्ज़ाम कभी भी हो, एग्ज़ाम होना तो तय है। हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है कि एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, हमें अपना बेस्ट देना है ना? नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, ये गलत है। क्योंकि उस समय इतना समय रहता भी नहीं है कि हम लोग तैयारी करें, और इतनी अच्छे से तैयारी कम समय में नहीं हो पाती है। उसके लिए देखिए, हिंदी साहित्य विषय ऐसा विषय है जो एक लंबी तैयारी मांगता है। आप फैक्ट को पढ़ के एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे, लेकिन आपकी सब्जेक्ट पर, विषय पर पकड़ नहीं बनेगी। उसके बाद जब आप टीचर बनेंगे आगे, जरूरी हो जाएगा कि आपको अपने सब्जेक्ट की समझ होना चाहिए, है ना? तो इसके लिए हमें थोड़ा गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, है ना? ताकि हम लोग जो है हमारे विषय पर और पकड़ मजबूत बना सके, है ना? बीच बीच में अपनी तैयारी का आकलन करते हुए भी चलना है, ताकि हमें पता रहे कि हमें और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है ना? और ये तभी संभव होगा जब हम गत वर्षों के प्रश्नों को, पेपरों को देखें कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हमें हमारी तैयारी को और कहाँ पर धार देने की आवश्यकता है। मुख्य तो रासो साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग कुछ और मुख्य रासो ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, ठीक है? बीसलदेव रासो और खुमार रासो, इन दो ग्रंथों को पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं परमाल रासो, ठीक? परमाल रासो को ही आल्हा खंड या आल्हा रासो के नाम से भी जाना जाता है ना? ये मुख्य रूप से जो है ये गेय रचना है। गेय रचना मतलब जिसको गाकर बताया जाता है ना? पहले ये मौखिक रूप से प्रचलित थी, और उसके बाद इसको लिपिबद्ध किया गया था। और यह कार्य किसने किया था? तो किया था चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में संपादन जो है आल्हा खंड के नाम से करवाया था, है ना? और फिर इसके बाद श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन करवाया था 1919 में, है ना? तो चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आल्हा खंड के नाम से करवाया था, है ना? तो इसके दोनों नाम प्रचलित है। देखते हैं इसके रचनाकार, देखते हैं रचनाकार जो है, मुख्य बिंदु बोर्ड पर लिख रही हूं मैं। रचनाकार इनके जो है जगनीक है, जगनीक, ठीक है? और इनका जो समय है 13वीं सदी की, ठीक है? और 13वीं सदी की रचना है। जो है संपादित करने का कार्य सबसे पहले 1865 में चार्ल्स इलियट के द्वारा क्या करवाया गया था। तो यहां लिख लेंगे, चेंज करते हैं, 1865 ईस्वी में, बेटा 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट के द्वारा संपादन करवाया गया था। सबसे पहले ये रचना तभी प्रकाशन में आई थी। पहले 1919 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, श्याम सुंदर दास जी ने, देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा में सबसे ज्यादा काम श्याम सुंदर दास ने किया है, नागरिक प्रचारणी सभा से करवाया है, ठीक है? नागरिक प्रचारिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचारिणी सभा से करवाया, ठीक है? इसको आप ध्यान रख लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में मुख्य बिंदु में गाया जाता है। और ये एक, इसमें आल्हा और उदल, इसमें आल्हा और उदल, वीर नामक क्षत्रिय सामंतों का जो है वर्णन मिलता है हमें, ठीक है? इसके बाद बच्चन सिंह ने इसे युद्ध काव्य कहा, इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। बच्चन सिंह ने
क्या कहा है? युद्ध काव्य कहा है। ठीक है, युद्ध काव्य कहा है। इसकी एक पंक्ति जो है बड़ी प्रसिद्ध है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है ये पंक्ति। पहले इसकी भाषा देख लेते हैं। भाषा इसकी ब्रज रही है। छंद आल्हा छंद में, आला छंद में रचित रचना है, और इसीलिए इसको आला छंद जो एक विशेष प्रकार का छंद है, एक विशेष प्रकार की शैली थी यहाँ पर, इसीलिए इसको आला छंद कहा गया। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के कुछ बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रचलन है। और अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी आला खंड गाया जाता है वर्षा ऋतु में। अभी भी यहाँ का एक ये लोकगीत प्रचलित है यहाँ पर, है ना। तो अभी भी हम यहाँ देखें तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आल्हा और उदल की कथाएं जो है मौखिक रूप से बहुत सुनने को मिलती है, और ये प्रचलित कथाएं हैं जो काफी समय से चली आ रही है। चलिए लिखते हैं, वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया। वाटरफील्ड नामक एक इतिहासकार थे जिन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया। अंग्रेजी अनुवाद किया, और इसका अंग्रेजी अनुवाद का जो संपादन है वो किसने किया? इसका संपादन ग्रियर्सन ने करवाया। इसका संपादन ग्रियर्सन ने किया। इसकी मुख्य पंक्ति है वो, इसको यहां पर आप लिख लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है ये पंक्ति परमार रासो की, है ना। 12 बरस लो कुकर जीवे, मतलब कुकर मतलब जो कुत्ते की उम्र है वो 12 वर्ष होती है ना। अरु 13 लो जिए सियार, अरु 13 मतलब 13 बरस जो है वो सियार जिएगा। 13 लो बरस जिए सियार जी। बरस 18 क्षत्रिय जिए, बरस 18 क्षत्रिय जिए। आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, ये 2 लाइन में पंक्ति है, यहां तक है पहले, फिर इसको यहां तक है, आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, इस तरीके से ये पंक्ति है, बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि यह किस रचना की पंक्ति है और किसकी पंक्ति है। तो यह पंक्ति जो है आल्हा परमार रासो की है और जगनीक की पंक्ति है, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। मुख्य बिंदु क्या है? यह एक मौखिक रचना है, यह अपनी गीता के लिए प्रसिद्ध रचना है, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला काव्य है। इसके बाद इसके रचनाकार जो है जगनीक है, इसका परमार रासो, ये आल्हा खंड या आल्हा रासो भी कहा जाता है ना। 13वीं सदी इसका समय माना है। 1865 में चार्ल्स इलियट जो है इन्होंने इनका संपादन करवाया था, और इसी को जो 1919 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा से संपादन करवाया था परमार रासो के नाम से। ठीक है, इसके बाद आल्हा उदल में जो मुख्य रूप से है वीर क्षत्रिय सामंत जो है आल्हा और उदल, उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। यहाँ पे परमारदी देव की वीरता का वर्णन मिलता है, और जो कन्नौज के महाराज जयचंद थे उनकी भी वीरता का वर्णन यहाँ देखने को हमें मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान में भी परमारदी देव और जयचंद का वर्णन मिलता है हमें, लेकिन वहां पर इनकी वीरता का वर्णन हमें नहीं मिलता है। इनका वर्णन जरूर देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासो में, लेकिन वहां पर आपने देखा है जयचंद को वहां पर किस तरीके से सिर्फ एक षड्यंत्रकारी के रूप में वहां पर जयचंद को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर जयचंद की वीरताओं का भी वर्णन है ना। और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बच्चन सिंह ने इसे युद्ध काव्य कहा है ना, मुख्य रूप से वीर काव्य है, युद्ध काव्य है ये। इसके बाद इसकी भाषा ब्रज रही है। इसमें जो छंद है वो एक विशेष अपनी अलग विशेषताओं को लेकर चला है, इसलिए इसे आला छंद कहा गया है। इस छंद का प्रयोग जो है आगे चलकर कामायनी में भी किया गया है ना। वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और अंग्रेजी अनुवाद का जो संपादन है वो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। इसके बाद हम देखते हैं
इसकी जो मुख्य पंक्ति है जो अक्सर परीक्षाओं में बन जाती है, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार, है ना। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, जो जगनीक के द्वारा कही गई है। और इसको हम लोग देखते हैं कि अक्सर ये वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसको गाया जाता है। आज भी हमें जनता के बीच में इनकी जो महानता की और जो वीरता की कहानियां हैं वो आज भी चर्चित है। ठीक है, तो इसको देख लिया है। अगला ग्रंथ देखते हैं, हम्मीर रासो। हम्मीर रासो जो है यह है 14वीं सदी की रचना है। एग्जैक्ट समय यदि हम देखें, इसका जो समय देखें तो वो 1375 है, 1375 ईस्वी है, लेकिन समय न पूछ करके सदी में ही पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए इसकी 14वीं सदी है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। अब देखते हैं इसके रचनाकार जो है सारंगधर। एक वीडियो ऐसा आएगा जिस पर आदिकाल के सारे कवि लेखक और सारे ग्रंथ, है ना, उन सब की ट्रिक से आपको सारे ट्रिक्स से याद करवा दिए जाएंगे। एक वीडियो इस पर लास्ट में ऐसा बनने वाला है। ठीक है, इसके रचनाकार जो है सारंगधर है। रचना जो है मुख्य रूप से यह अप्रमाणित रचना मानी जाती है, क्योंकि इसके जो साक्ष्य और तथ्य मिले हैं उसके आधार पर इसको अप्रमाणित मान लिया गया है ना। अब हमें हम्मीर रासो के होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये अलग से ये स्वतंत्र प्रति इसकी नहीं मिली है ना। जो एक रचना है प्राकृत पेंगलम, ध्यान से समझते जाइए। प्राकृत पेंगलम, देखिए प्राकृत पेंगलम जो एक रचना है, जब आचार्य शुक्ल जो थे जब प्राकृत पेंगलम रचना का जब अध्ययन कर रहे थे, तो इस रचना में जो है 8 छंद उनको ऐसे मिले। प्राकृत पेंगलम जो है ये छंद शास्त्र की रचना है, इसको आप ध्यान रखेंगे, छंद शास्त्र से संबंधित है यह रचना। लेकिन इस रचना को पढ़ते समय आचार्य शुक्ल पाते हैं कि इसमें है जो सारंगधर के लिखे हुए हैं, मतलब 8 छंदों को यह सारंगधर के छंद है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो 8 छंदों को सारंगधर का मानते हैं। 8 छंद जो है सारंगधर के माना, सारंगधर के माना। ठीक है, सारंगधर, जज्जल, बब्बल और एवं विद्याधर, इन 4 रचनाकारों के यहाँ पर प्राकृत पेंगलम में हमें छंद देखने को मिले हैं। वहीं आचार्य शुक्ल जो जिन 8 छंदों को सारंगधर के बताते हैं, उन्हीं 8 छंदों को राहुल सांकृत्यायन जो है वो जज्जल के बता रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जो है यह इन छंदों को किसका बता रहे हैं? वह बता रहे हैं जज्जल का मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन आचार्य शुक्ला का मत यहां पर जो है वो इनसे अलग है, वो इन्हें सारंगधर का मान रहे हैं। और आचार्य शुक्ला ने इसे अपभ्रंश की अंतिम रचना माना है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य की अंतिम रचना माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख रही हूं मैं। और सारंगधर को ही जो बच्चन सिंह है और कुंडलियों के प्रथम प्रयोक्ता जो है वो सारंगधर को मानते हैं। सारंगधर को बच्चन सिंह कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? अरे बच्चन सिंह जो है यह इन्हें
कुंडलीय छंद कह रहे हैं, और कुंडलीय छंद के जो प्रथम प्रयोक्ता है वो यह सारंगधर को मान रहे हैं। ठीक है। हमीरदेव जो थे अपने समय के बहुत ही हठी राजा थे, है ना। इनके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी आपको फिर कभी सुनाएंगे। आज आप इतना जान लीजिए ग्रंथ के बारे में जुड़ी कुछ चीजें। हमीर रासो 14वीं सदी का ग्रंथ है, रचनाकार इसके जो है सारंगधर, है ना। और प्राकृत पेंगलम, इसकी जानकारी हमें मिलती है प्राकृत पेंगलम से, जो आचार्य शुक्ल ने बताई है कि यहाँ 8 छंद ऐसे मिले हैं। आचार्य शुक्ल जब प्राकृत पेंगलम का अध्ययन कर रहे थे, जो कि छंद शास्त्र की रचना है, तो उन्हें यहाँ 8 छंद ऐसे मिले हैं जिनको उन्होंने सारंगधर का माना है। और वहीं पे डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संस्कृत्यायन जो है इन छंदों को मान रहे हैं जज्जल का, है ना, वह सारंगधर का नहीं मान रहे हैं। ठीक है। और यहीं पे जो है इसी रचना में और अन्य कितने रचनाकारों के छंद देखने को मिले हैं, सारंगधर, जज्जल, बब्बल और विद्या। ठीक है। इन 4 विद्वानों के जो है हमें छंद देखने को मिले हैं। और एक मिनट, यहाँ प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? प्राकृत पेंगलम के रचनाकार अलग से भी इसका एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए प्राकृत पेंगलम के रचनाकार जो है लक्ष्मीधर है। ठीक है। और इसके बाद आचार्य शुक्ल ने इसको अपभ्रंश साहित्य की अंतिम रचना माना है, और बच्चन सिंह ने सारंगधर को कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में माना है ना। इसके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगला ग्रंथ देख लेते हैं। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो रचना है यह जो है नरसिंह या नलसिंह की रचना है। 16वीं सदी की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट 16वीं सदी की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। विवादिकता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह रचना भी अप्रमाणित मानी गई है, और यह ऐसी विवादास्पद रचनाएं भी है जो हमें आदिकाल की सीमा से बाहर मिलती है। ठीक है। जैसे खुमार रासो है, विजयपाल रासो है, ये दोनों रचनाएं ऐसी है जो आदिकाल की समय सीमा में नहीं आती है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलती है क्योंकि यह अप्रमाणित रचना मानी गई है। ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए कि विजयपाल रासो नरसिंह की रचना है, 16वीं सदी की रचना है। ठीक है। इसके बाद 1-2 रचनाएं और आती है, जैसे जय मयंक जस चंद्रिका, और जयचंद प्रकाश। ठीक है। ये दोनों रचनाएं ये मधुकर कवि की है, और ये भट्ट केदार की है। और ये दोनों रचनाएं जो है अनुपलब्ध है। ठीक है। दोनों रचनाएं अनुपलब्ध है, इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलती है, इसीलिए आदिकाल को जो है सर्वाधिक अप्रमाणित माना गया है। रासो साहित्य को जो है सर्वाधिक अप्रमाणित माना गया है। ठीक है। और इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो को। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। रचना जो है अपनी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के ही हमेशा विवादों में रही है। ठीक है। और इसका जो सबसे बृहद खंड है वही सबसे ज्यादा विवादों में देखा। चलिए अब इस रचना की शुरुआत जो है हम लोग एक नई क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने में काफी समय लग जाएगा, तो इसको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है। नमस्कार।